अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज़ में लेक्चर बना रहे हैं। 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, ये है थर्ड लेक्चर। और हम सबसे पहले हमने जो आपकी बुक में डिफरेंट रिलेशंस हैं उनको कैटेगराइज किया है, डायरेक्ट रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन और एक्सपोनेंशियल रिलेशन में। तो हम इन्वर्स रिलेशन वाला पार्ट अभी कर रहे हैं। और आज पिछले 2 लेक्चर्स में हमने इन्वर्स स्क्वायर लॉ देखा था और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन देखा था। आज हम एक तीसरी टाइप इन्वर्स रिलेशन की देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस सब का फ़ायदा तभी है जब आप इसको कम्प्लीटली देखें और इसको प्रैक्टिस करें, तो इससे आपकी बहुत सारा डाटा जो है आपका कवर हो जाता है। आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम इन्वर्स रिलेशन पढ़ेंगे विद द स्क्वायर रूट ऑफ अ क्वांटिटी। यानी जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो किसी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्स वेरी करेगी। तो इन्वर्स रिलेशन विद स्क्वायर रूट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है A और B जो है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो हम इसको पढ़ेंगे A इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ B। B के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ B के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। B के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का हम रिलेशन पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। क्वालिटेटिवली हम इसको कैसे बताएंगे? सिंपल इन्वर्स रिलेशन का एक ही लॉजिक है कि इन्वर्स रिलेशन एक बी इंडिपेंडेंट अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो डिपेंडेंट डिक्रीज़ होगा एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर ये डिक्रीज़ होगा तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा। तो कोई भी इन्वर्स रिलेशन है वो इसी तरह वेरी करता है। अब किस कंटेंट से या कितना क्वांटिटेटिवली कितना करता है वो हम इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। और ये बात मैं हर लेक्चर में करता हूँ कि इंडिपेंडेंट के चेंज होने से डिपेंडेंट चेंज होगा। अगर मैं कहूँ कि ये डिपेंडेंट चेंज हो गया तो लाजमी नहीं ये वाली इंडिपेंडेंट क्वांटिटी चेंज हो, कोई और फैक्टर भी हो सकते हैं। तो हम उसको देखते हैं आगे। तो जब भी हम 2 क्वांटिटीज़ का रिलेशन देखते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, तो बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हमने कांस्टेंट एज्यूम किया होता है। ये जितने भी रिलेशंस हैं जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं ये इसी को फॉलो करते हैं। जैसे स्पीड ऑफ साउंड है वर्सेस डेंसिटी और मोलर मास ऑफ अ गैस। क्योंकि डेंसिटी और मोलर मास प्रोपोर्शनल होते हैं तो इसका स्पीड के साथ सेम रिलेशन होगा। यहाँ ये भी एक नुक्ते की बात नोट कर लें कि अगर एक क्वांटिटी सपोज एक्स क्वांटिटी जो है वो फंक्शन है फ़र्ज़ करें y का, और जो y क्वांटिटी है वो प्रोपोर्शनल है z के, तो x और z के दरमियान भी वही रिलेशन होगा जो x और y के दरमियान है। यानी सेम फंक्शन उनके दरमियान एग्जिस्ट करेगा। जो x है वो सेम फंक्शन ऑफ z होगा। ये तो आपने देखा ही हुआ कि अगर y एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है और वाई जी पे, तो एक्स जी पे डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ नुक्ते की बात क्या है कि अगर वाई जो है वो जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक्स का जो वाई के साथ रिलेशन है वही जी के साथ होगा। और वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो डेंसिटी के साथ स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन है वही मोलर मास के साथ होगा, क्योंकि मोलर मास जो है वो डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरह आरएमएस वैल्यू है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है, वगैरह वगैरह। तो ये जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करें, इसको लिस्ट करें, अपने लिखें, राइट डाउन करें, और जो बाकी इस तरह के रिलेशन है बुक में वो भी ढूंढें। अब इसमें एक और भी आपको रिलेशन नज़र आ रहा है कि वेवलेंथ डी ब्रोगली, यानी मैटर वेव की जो मैटर होता है वो, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन मूव कर रहा है, फास्ट मूविंग कर रहा है, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो उसके एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के, उसका रिलेशन भी यही होता है इन्वर्स का स्क्वायर रूट में। और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो है आपको पता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है वो एक्सेलरेशन पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल है। तो जो रिलेशन वेवलेंथ का
एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के साथ होगा वही एनर्जी के साथ होगा, तो यहाँ आप एनर्जी के साथ भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो इन एग्जांपल्स को आपने अच्छी तरह नोट करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है, जो आगे हम करेंगे चीज़ें। इन सब में आपको पता चलना, अब आपको MCQ आ जाता है जी। फ़र्ज़ करें मैस ऑफ दिस स्ट्रिंग, स्ट्रेच स्ट्रिंग, वो बढ़ गया है, यानी वो रस्सी कोई और होगी, डिफरेंट है, तो वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए कम हो जाएगी, क्यों, उनके दरमियान इन्वर्स का रिलेशन है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे डेंसिटी ऑफ द गैस इंक्रीज़ होगी तो स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज़ हो जाएगी, इन्वर्स रिलेशन है। अब ये स्पीड जो है ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एग्जांपल ले लें। ऑक्सीजन डेंसर है, यानी भारी है हाइड्रोजन के मुकाबले में, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो उसमें स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो ये रिलेशन बनेगा। तो हाइड्रोजन की स्पीड, हाइड्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। तो इस तरह और रिलेशन भी आप देख सकते हैं। सपोज़ हम टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम देख लेते हैं, तो ये उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ ये रिलेशन है। तो अगर हम फ़र्ज़ करें, हम कहते हैं कि एक पेंडुलम है आपके पास, एक अर्थ पे है सेम पेंडुलम और वही मून पे है, तो दोनों में टाइम पीरियड किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा। तो आपको पता नहीं चाहिए, जहाँ ग्रेविटी कम होगी वहाँ टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। तो आपको पता है मून की ग्रेविटी कम है अर्थ के मुकाबले में, तो वहाँ जो पेंडुलम होगा उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। तो ये रिलेशन बन जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ जो है वो लेस देन होगा टाइम पीरियड एट मून। इट मीन्स जहाँ टाइम पीरियड ज़्यादा है वहाँ मोशन स्लो होगी, तो मून पे मोशन स्लो होगी उस पेंडुलम की, और अर्थ पे जो है वो फास्ट होगी उसके मुकाबले में। तो इस तरह आप इनको डील कर सकते हैं। तो ये तो हो गया क्वालिटेटिवली आप इन चीज़ों को देखें। अगर आप क्वांटिटेटिवली देखें इसको, तो उसमें ये ख़ास रिलेशन होते हैं MCQ में। नॉर्मली इस तरह की चीज़ें आती हैं कि डबल हो जाए अगर फ़लाँ क्वांटिटी, तो दूसरी क्वांटिटी पे क्या असर पड़ेगा। तो अगर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी डबल होगी तो डिपेंडेंट क्वांटिटी √2 टाइम डिक्रीज़ होगी, क्योंकि आपको पता है इन्वर्स रिलेशन है। तो ये बड़ा है तो ये क्या होगा, कम हो जाएगा। ये ट्रिपल हुई है तो वो √3 टाइम्स कम हो जाएगी, क्योंकि रिलेशन में स्क्वायर रूट आता है। तो क्वाड्रपल है, यानी 4 टाइम्स हो गई है तो वो हाफ हो जाएगी, क्योंकि √4 जो है वो 2 के बराबर होता है। तो डिक्रीज बाई 2 टाइम्स कह लें या हाफ कह लें। इसी तरह अगर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हाफ हो गई है, तो ये अब देखें कम हुई है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, तो डिपेंडेंट को बढ़ना चाहिए क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, तो इंक्रीजेस बाई √2 टाइम्स। तो इस तरह की अगर 4 टाइम डिक्रीज़ होती 1/4 टाइम, तो ये इंक्रीजेस बाई 2 टाइम्स हो जाती। तो आप इस तरह के रिलेशन खुद बना सकते हैं। तो ये तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, इसको हम एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। सपोज ये मैस स्प्रिंग सिस्टम, ये मैस स्प्रिंग सिस्टम है, इसको आप ऑसिलेट करवाएं। तो ये मैस जो है, इसका जो टाइम पीरियड है इस मैस पे डिपेंड करता है। जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है इस मैस पे डिपेंड करता है और इस स्प्रिंग के कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, जो जिसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो मैस के साथ जो रिलेशन है, स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ जो रिलेशन है इसका टाइम पीरियड का, वो इन्वर्स रिलेशन है। यानी जो टाइम पीरियड है वो इन्वर्सली चेंज होता है k के साथ। t = 2π√m/k। तो अगर हम मैस यही रखें और स्प्रिंग चेंज कर दें तो क्या होगा, टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि k जो है स्प्रिंग कांस्टेंट, वो किस तरह टाइम पीरियड को चेंज करेगा। तो अगर आप के पास 2 स्प्रिंग हैं और एक का टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है, स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है, तो उसका टाइम पीरियड कम होगा, सिंपल सी बात है। तो जिसका टाइम पीरियड, मैं कहता हूँ फ़र्ज़ करें एक स्प्रिंग है जिसका टाइम पीरियड k है और दूसरे का है 4k, यानी 4 गुना ज़्यादा है। तो जिसका k है,
जिसका k है उसका टाइम पीरियड को अगर मैं t कह दूं तो जिसका 4k है उसका टाइम पीरियड क्या होगा? क्योंकि ये बड़ा है तो टाइम पीरियड ने कम होना है, 4 टाइम बड़ा है तो इसने हाफ हो जाना है, तो t/2 सिंपल। और यही चीज़ हमने पीछे बयान की है, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह आपने चीज़ों को बगैर किसी सॉल्यूशन के करना है। अगर आपको रिलेशन का सिर्फ पता है तो आप डायरेक्टली बताएंगे, यही इस एक्टिविटी का फ़ायदा है आपको। एक दूसरी एग्जांपल ले लें कि रेजोनेंट हाँ जी, जो फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उसका कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस के साथ जो रिलेशन है वो इस तरह। अगर मैं सिर्फ कैपेसिटेंस के साथ लेता हूँ तो इस तरह होगा, इंडक्टेंस के साथ भी इस तरह का ही होगा। तो अगर आपके पास 2 सर्किट हैं, एलसी सर्किट, दोनों में इंडक्टर एक जैसा लगा हुआ लेकिन कैपेसिटर डिफरेंट लगे हैं, तो जिस में कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी, जो नेचुरल या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, वो उसके हिसाब से वेरी करेगी। जहाँ कैपेसिटेंस ज़्यादा वहाँ फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो सपोज़ मैं कहता हूँ 2 कैपेसिटर हैं और एक कैपेसिटर जो है वो दूसरे के मुकाबले, चलें इसको उलट करते हैं कि फ़र्ज़ करें फ्रीक्वेंसी दी हो और कैपेसिटेंस पूछी हो कि 2 आपके पास एलसी सर्किट हैं, उनमें एक की फ्रीक्वेंसी जो है फ़र्ज़ करें 30 हर्ट्ज़ है और जो दूसरे की है फ्रीक्वेंसी वो है जी फ़र्ज़ करें 60 हर्ट्ज़, यानी डबल है। तो दोनों में इंडक्टर सेम लगा है, तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बताएं जी दोनों में फ़र्क क्या होगा। तो आपको पता है इन्वर्स रिलेशन है। तो अब आपने ये इंडिपेंडेंट फाइंड करना है, डिपेंडेंट दिया हुआ है आपको, तो आपने ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। तो ये स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा। तो रहना इन्वर्स रिलेशन ही है लेकिन वो स्क्वायर में आ जाएगा। अब देखें ये डबल हुआ है, ये क्या हुआ है? डबल। तो उसने कम होना है, कम कितना होना है? 1/2, लेकिन साथ में स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास अगर मैं लिखूं कि पहले फ़र्ज़ करें कैपेसिटेंस जो है वो 1 फैरड है, 7 फैरड लिख लेता हूँ, ठीक है जी। तो अब कितनी हो जाएगी? तो होनी कम है क्योंकि वो बड़ी है, तो कितनी कम होनी है? 4 टाइम्स कम हो जाएगी, तो 7/4 फैरड। तो ये ज़हन में रखें, डिपेंडेंट दिया हो तो कुछ और तरह सॉल्व होगा, इंडिपेंडेंट दिया और डिपेंडेंट पूछा हो तो कुछ और तरह सॉल्व होगा। अब आते हैं एक और एंगल की तरफ जिसमें हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप करते हैं, जो आपको अक्सर एमसीक्यू में आते हैं कि रेशो में पूछी होती हैं चीज़ें। तो फ़र्ज़ करें ये आपकी डिपेंडेंट क्वांटिटी और ये इंडिपेंडेंट है, तो इनकी रेशो कुछ इस तरह की बनेगी, A1/A2 इज़ इक्वल टू B2/B1। अब ये तो तब है अगर आपको इंडिपेंडेंट रेशो दी हो और डिपेंडेंट फाइंड करनी हो, तो सिंपली ऑर्डर को रिवर्स करेंगे। देखें इधर A1 ऊपर है तो B1 नीचे है और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। लेकिन अगर डिपेंडेंट दी है और इंडिपेंडेंट रेशो फाइंड करनी है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की, तो जो डिपेंडेंट दी है, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की आप फाइंड करेंगे उसमें ऑर्डर फिर भी रिवर्स है, A1 नीचे है तो वो B1 ऊपर है। तो उसमें आप क्या करेंगे, जो डिपेंडेंट क्वांटिटी की रेशो है उसका स्क्वायर ले लेंगे, जैसे हमने पिछली एग्जांपल में किया भी है स्क्वायर लेके। तो इसको डिफरेंट एग्जांपल से हम देखते हैं। सपोज़ हम ये दूसरी एग्जांपल ले रहे हैं कि इसमें एक ये एग्जांपल ले रहे हैं रेशो वाले में कि मास ऑफ द स्ट्रिंग चेंज करने से स्पीड ऑफ द वेव पे क्या असर पड़ेगा। याद रखें, ये मैंने पहले भी बताया कि जब 2 चीज़ों का रिलेशन देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं इसमें। मसलन अगर हम इसका फार्मूला लिखें तो कुछ इस तरह आएगा वो। तो ये फार्मूला है स्पीड ऑफ द वेव का, टेंशन इन द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड मास ऑफ द स्ट्रिंग। तो जब हम इन दोनों का रिलेशन देख रहे हैं ना, स्पीड और मास का, तो ये दोनों हम कांस्टेंट रखना है कि 2 डिफरेंट स्ट्रिंग हैं, दोनों की लेंथ सेम है और दोनों में टेंशन भी सेम है, यानी तनाव सेम है, तब हम ये रिलेशन देख रहे हैं। बहरहाल अब मास ऑफ स्ट्रिंग क्या है, उसकी रेशो क्या दी है 1/4 की। तो आपने चूँकि इन्वर्स रिलेशन है तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने ऑर्डर को रिवर्स कर दें 4 1,
अब क्या करना है वो हमने पीछे बात की है, स्क्वायर रूट ले लें, तो ये क्या बन गया 2:1 की रेशो, यानी मास ऑफ द स्ट्रिंग बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ वेव कम हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन है। अब एक दूसरी एग्जांपल है जिसमें आपको डिपेंडेंट क्वांटिटी की रेशो दी हुई है और इंडिपेंडेंट की फाइंड करनी है। डिपेंडेंट क्वांटिटी की रेशो दी हो और इंडिपेंडेंट की कैसे फाइंड करनी है। पिछली एग्जांपल में इंडिपेंडेंट की दी हुई थी और डिपेंडेंट की आपने फाइंड करनी थी। ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से चीज़ें समझ आएंगी। अब ये फार्मूला है मैक्सिमम वेलोसिटी का, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ स्प्रिंग सिस्टम का। तो ये एम्पलीट्यूड है और ये स्प्रिंग कांस्टेंट और मास ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम है। तो इनका रिलेशन तो वही है जो हम पढ़ रहे हैं। तो अब जब इनका रिलेशन हम देख रहे हैं ना, तो इन दोनों को कांस्टेंट रखना है, यानी के सेम है। के सेम होने का मतलब स्प्रिंग सेम है और मास जो है स्प्रिंग सेम है, उसकी लेंथ सेम है और जो आपने मास वहाँ पे हैंग किया है वो डिफरेंट है। इस तरह आपने सेम एम्पलीट्यूड तक उसको ऑसिलेट करवाना है, तब ये रिलेशन हम देख रहे हैं। बहरहाल जो असल टॉपिक की तरफ आते हैं, तो अब इसकी रेशो क्या होगी। अब करना वही है, आपने रिवर्स कर देना, ऑर्डर को रिवर्स करें। सबसे पहले 16 और 3 हो गया, रिवर्स हो गया ऑर्डर। जो बाद में था वो पहले लिख दिया है, जो पहले था उसे बाद में लिख दिया। अब आपने क्या करना है, अगर गौर करें, ये जब मैं आपको बता रहा था कि अगर डिपेंडेंट की दी है तो इंडिपेंडेंट कैसे फाइंड करनी है, तो उसका आपने स्क्वायर ले लेना है। तो आप स्क्वायर ले लें, तो 16 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 256 और 9। तो ये रेशो आ जाएगी मास की। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यही काम आप सब क्वांटिटी के साथ करें, क्वांटिटीज़ के साथ करें जो मैंने वहाँ पे लिखी हुई है। अब आखिरी चीज़ रह गई है इनकी जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो एक जो इन्वर्स का ग्राफ होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में, वो इसी तरह का आएगा। बस थोड़ा बहुत कोई अगर जिसमें यहाँ पे अगर आर स्क्वायर होता तो ये जल्दी ऐसे करके ऐसे चला जाता, अगर आर होता तो वो थोड़ा इस तरह, अब ये उससे भी कम है तो इस तरह आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आएगा इसी तरह ग्राफ, शेप ऐसी होगी। अब ये आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, और ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है सैटेलाइट की। तो ये जितना बढ़ता जाएगा आर, उतनी रिक्वायर्ड जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी। तो ये इनका रिलेशन है। अब इसको आप दो तरीके से ही पढ़ सकते हैं कि वी ऑर्बिटल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√ऑफ r। तो अगर आप इसको कंप्लीटली पढ़ेंगे तो इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन आएगा। तो अगर इस एक्सिस पे r की बजाय 1/√ऑफ r आ जाए तो भी तो डायरेक्ट रिलेशन होगा, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो ये इस तरह ग्राफ आएगा, है वही चीज़, लेकिन एक्सिस जो आपने वैल्यू है जो एक्सिस पे लिखी है वो डिफरेंट लिख दी है। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो इस तरह आप इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं। तो इसका फ़ायदा आपको मैं बार बार कह रहा हूँ तभी है, इसको कम्प्लीटली देखें, इसको प्रैक्टिस करें, 1 घंटा दें मैक्सिमम, तो आपका बहुत सारा जो है कोर्स कवर हो जाएगा इसके अंदर। अगली वीडियो में हम डायरेक्ट रिलेशन इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो फिर वहाँ पे बात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।